शेयर कैपिटल के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। इस चैप्टर को ABCDE ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक। ये लोग बहुत सारी चीजें बताएंगे इसमें, ठीक। आज ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल से अगर देख रहे हैं तो इसमें उन्होंने बोल रखा है जब ये हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में पढ़ते वक्त कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हम देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला भाई सब्जेक्ट क्या है, कंपनी लॉ है ना, तो कंपनीज एक्ट तो इसमें आएगा। एक होता है कंपनीज एक्ट और एक होता है बच्चा कंपनी के रूल्स। तो देखो रूल्स कितने सारे दिख रहे हैं, 2 रूल्स दिख रहे हैं। एक्ट बताता है कंपनी क्या क्या करेगी और रूल्स बताता है कि कंपनी वो काम कैसे करेगी, यही होता है ना। फटाफट, एक्ट क्या बताता है, कंपनी क्या करेगी, और रूल क्या बताता है, कंपनी कैसे करेगी। तो कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे और देखो सेक्शन नंबर उन्होंने दे दिया, सेक्शन कहां से कहां तक पढ़ेंगे, 23 से 70 तक इस पूरे चैप्टर में। देन रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स किसको लेकर पढ़ेंगे, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। देन क्या लिखा है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स है। फिर उन्होंने रेगुलेशन लिखे हैं, सेबी के डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट। समझना, कंपनी के शेयर 2 फॉर्म हो सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, ठीक है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फॉर्म होते हैं। इन्होंने कहा भैया कंपनीज एक्ट तो फिजिकल फॉर्म की बात कर रहा है और ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसकी बात करेगा बच्चा, डिपॉजिटरी। आपको याद होगा 2 डिपॉजिटरीज होते हैं, NSDL और CDS। तो इन्होंने कहा इसके भी कुछ रेगुलेशंस है जो लिस्टेड कंपनी में एप्लीकेबल होंगे, तो वो भी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। और फाइनली उन्होंने क्या लिखा है, सेबी के ICD या फुल फॉर्म इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। कुछ नहीं, अगर शेयर इशू कर रहे हो, शेयर इशू कर रही हो, वो भी कौन सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी, तो उनपे ये सेबी के रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे। चलिए वापस से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे टोटल जितने भी रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं, स्टार्टिंग के जो 3 दे रखे हैं, ये एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, सब पे एप्लीकेबल है। लेकिन जहां सेबी आ जाता है वहां पे कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल है, ओनली लिस्टेड। क्या ये बात समझ में आ रही है। इस चैप्टर में पूरा मिक्स हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट देखो, ए पार्ट में क्या लिखा है, हम पढ़ने वाले क्या, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो एकदम बेसिक ABCD पढ़ाई जा रही है, उनके हिसाब से एकदम आप छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो और उनको ऐसा लगता है कि हमें शेयर का मीनिंग भी बताना है। चलिए आ जाए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या वर्ड दिया है, कैपिटल। अब मुझे बताओ 11th क्लास में जब आए थे तो सबसे पहले कैपिटल का मीनिंग क्या बताया था, अमाउंट, एकदम हिंदी वर्ड, पूंजी। वेरी गुड, बिजनेस में स्टार्ट करते वक्त जो आप पैसा लगाते हो, दैट मींस जो पूंजी लगाते हो, दैट वाज कैपिटल। बच्चा ये दे रखा है, क्या लिखा है, कैपिटल एक टर्म है जो कि एक मनी होता है, कैन बी यूज्ड टू मेक मोर मनी, जो आप अपने बिजनेस में लगाते हो, अपने धंधे में लगाते हो, दैट्स इट, खत्म। इन्होंने कहा भैया 2 सोर्स है, ये जो पैसा आप लगाते हो तो 2 तरीके से लगाते हो। एक टाइप क्या बताया, डेट, दूसरा क्या बताया, इक्विटी। डेट क्या बोल दिया उन्होंने, कंपनी ओ करता है, मतलब क्या करता है, उधारी लेता है। डेट क्या होता है, उधार लेता है, ठीक है, जो उसे वापस तो पे करना है। जैसे कि कंपनी के डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सब क्या होता है, ये आपको वापस रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन जो इक्विटी होता है, क्या वो रिटर्न करने की जरूरत है, क्या नहीं, इससे तो हमें क्या मिलती है, ओनरशिप मिलती है। चलिए, इन्वेस्टर पुट द कंपनी इन द एक्सचेंज ऑफ टू हैव ओनरशिप। हम क्या करते हैं, कंपनी के इक्विटी खरीदा और बदले में हमें क्या मिलता है, ओनरशिप मिलती है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड। सिंपल, अभी क्या समझा, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, अपने बिजनेस में आप जो मनी लगाते हो, पैसा लगाते हो, दैट वाज पैसा, दैट वाज कैपिटल। कैपिटल कितने टाइप के, 2 सोर्स हैं, पहला डेट, दूसरा इक्विटी। डेट क्या होता है, वापस पे करना होता है, इक्विटी को पे करने की जरूरत है क्या, नहीं, सिंपल ABCD है, ठीक है, कुछ भी खतरनाक नहीं है। आ जाओ, कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर है, अगर आपको याद हो सेक्शन नंबर 3, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी अनलिमिटेड होती है ना, ये 3 टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि कंपनी अगर लिमिटेड बाय क्या है, शेयर है, तो भैया कैपिटल मींस क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। क्लियर है, कैपिटल मतलब पैसा लगाना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी तो वो कैपिटल का मतलब क्या समझेंगे, शेयर कैपिटल, दैट्स इट। आइए चलिए और आगे बढ़ते। एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ नहीं, आपका पूरा शेयर कैपिटल कितने का है, 5 लाख का, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 50,000, पर शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, टोटल मिला के क्या होता है, 5 लाख। सिंपल एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, देखने की भी जरूरत नहीं। आ जाइए, सेक्शन नंबर 44 और सेक्शन नंबर 45 दिख रहा है। सेक्शन नंबर 44 साफ साफ बोलता है भैया जो हम शेयर्स पढ़ रहे हैं, शेयर्स पढ़ रहे हैं, हम डिबेंचर पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी इस टाइप का इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ये जो शेयर्स है वो एक तरीके की क्या है, हमारी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी मूवेबल है कि इमूवेबल है, मूवेबल। क्यों मूवेबल है, रीजन बताओ, ट्रांसफर हो सकती है,
आज मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर है, मैं आपको बेच दूंगी, आपके पास ओनरशिप आ जाएगी, क्या इस शेयर को मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ, उठा के शेयर सर्टिफिकेट आपको दे सकती हूँ? हाँ, मूवेबल। अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूं, आज मैं इस बिल्डिंग को बेच सकती हूँ, हाँ, लेकिन क्या उठाकर आपको दे दूंगी, आप इसे कहीं भी लेकर घूम लोगे क्या? नहीं। तो शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, एनी अदर इंटरेस्ट, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी का नेचर क्या है? मूवेबल। तो सेक्शन 44 क्या बोलता है कि शेयर्स, डिबेंचर, ये सारी चीजें हमारी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, दैट्स इट। ठीक। सेक्शन 45 में आएंगे। सेक्शन 45 क्या बोलता है? एवरी शेयर हैविंग, क्या लिखा है? डिस्टिंग्विश्ड, मतलब डिफरेंट। ठीक है, इन्होंने कहा हर एक शेयर जो के पास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है उन सबको मैंने शेयर्स दे दिए, उन सबको क्या दे दिए? शेयर्स। हर शेयर्स नंबर, हर शेयर सर्टिफिकेट में एक नंबर होता है, और वो नंबर एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोट देखे हैं, करेंसी देखी अपनी इंडियन करेंसी रुपी, उसमें भी एक तो एक नंबर रहता है क्या? सारे नंबर एक दूसरे क्या मिलते जुलते हैं? अगर वो मिल रहे दैट मींस वो क्या है? नकली है, डुप्लीकेट है, सारे नंबर अलग है। ऐसे ही शेयर सर्टिफिकेट भी इशू करती है कंपनी, और उसमें क्या लिखती है? नंबर्स, और वो नंबर भी क्या होते हैं? एकदम डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश बाय दी, किससे? अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर से। बट नॉट अप्लाई द शेयर हेल्ड बाय अ पर्सन, नेम इज एंटर्ड इन दी बेनिफिशियल इंटरेस्ट रिकॉर्डेड एज डिपॉजिटरी। जहां कहीं भी डिपॉजिटरीज आएगा, समझ जाना वो कौन से शेयर्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल शेयर्स की या फिर इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की? इलेक्ट्रॉनिक। हमारी इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं, एक है एनएसडीए, दूसरा है सीडीएस। अब समझना होता क्या है, अगर मेरी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो मैं कंपनी का रजिस्टर मेंटेन कर रही हूँ, उस रजिस्टर का नाम होगा मेंबर रजिस्टर। उस रजिस्टर का नाम क्या होगा? मेंबर रजिस्टर। दैट मींस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? उसमें क्या लिखा होगा? मेंबर की लिस्ट, आप सबके नाम लिखे होंगे, आप सबको शेयर सर्टिफिकेट देगा। मेरी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, अगर मेरी कंपनी क्या है? एक लिस्टेड कंपनी, कंपलसरी है अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदेंगे कैसे? ऑनलाइन फॉर्म में, तो वो शेयर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अब आए दिन आप भी जानते हो मार्केट में शेयर्स खरीदा बेचा जाता है, 2-2 मिनट में शेयर होल्डर बदल जाते हैं। तो मुझे ये बताओ, अब क्या मैं मेंबर का रजिस्टर मेंटेन कर पाऊंगी क्या? नहीं। ये काम हमने किसको दे दिया? डिपॉजिटरी को, एनएसडीएल और सीडीएसएल को। हमने बोला भैया आप अपना रिकॉर्ड अलग मेंटेन करो। ठीक है, आप अपना क्या करो? अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करो। कंपनी क्या कहेगी? भैया हमने करोड़ों के जो शेयर्स है हमने किसको दे दिया? डिपॉजिटरी को दे दिया। समझना समझना समझना। अगर मेरी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो मेरे पास रजिस्टर है, सारे मेंबर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी इसे ट्रांसफर करता है तो वो मेरे पास ट्रांसफर डीड भेजेगा और मैं उसके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगी और रजिस्टर में नया नाम चढ़ा दूंगी। फिजिकल फॉर्म ऐसा होता है। लेकिन यही चीज क्या हो जाती है जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? हम ये सारे के सारे काम खुद नहीं करते हैं, हम अपने रजिस्टर में कहते हैं भैया हमने डिपॉजिटरी को दे दिया है 1 करोड़ के शेयर्स। अब डिपॉजिटरी क्या करवा रहा है? सारे काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहा है, तो वो अपना एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करता है। ठीक है, एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करेगा और वो अपने क्या करेगा? सारे मेंबर्स, सारे शेयर होल्डर की जो लिस्ट है, जो रजिस्टर है, वो मेंटेन करेगा। तो इन शॉर्ट, जब कंपनी बड़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनके काम चलते, तो उनके पास 2 रजिस्टर मेंटेन होते हैं। कंपनी जो रजिस्टर मेंटेन करती है उसे हम क्या बोलते हैं? मेंबर रजिस्टर। ठीक है, और जो डिपॉजिटरी एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं हम उसे बोलते हैं डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स बोलते हैं। डिपॉजिटरी का एक रजिस्टर जो अलग से मेंटेन होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया, भैया ये सारी बातें जो भी हम बोल रहे हैं, सेक्शन 45 क्या बोलता है? हर सर्टिफिकेट में एक अलग नंबर है, लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट क्या है? फिजिकल फॉर्म में। जब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा तो क्या कोई नंबर अलग से हो पाएगा क्या? आपके पास पैसे हैं, नोट है, हाथ में है, नंबर है ना, लेकिन यही चीज बैंक में नंबर है क्या कोई? नहीं, क्योंकि बैंक में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो बस यही लिखा है। सेक्शन 45 बोलता है हर शेयर सर्टिफिकेट में एक अलग से नंबर है, लेकिन ये बात एप्लीकेबल नहीं है अगर शेयर्स, अगर आपका नाम कहाँ है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी। इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो ये बात एप्लीकेबल ही नहीं है, अलग से नंबर ही नहीं होगा। क्लैरिटी है? 44 समझ में आया? 44 क्या बोलता है? शेयर्स क्या है? डिबेंचर्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। 45 क्या बोलता है? एवरी शेयर हैव अलग सा एक नंबर, हर सर्टिफिकेट में किसी का नंबर मिलता जुलता नहीं है। अगर वो मिलता जुलता है तो वो क्या है? फेक होगा भाई। ठीक है, ये बात एप्लीकेबल किस में नहीं है? डिपॉजिटर में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? चलिए डेफिनेशन देखेंगे, अलग अलग शेयर कैपिटल अंडर कंपनीज एक्ट। ये सारी चीजें सुनी हुई है, बचपन से देख लो, 11th क्लास से। सबसे पहले एक ऑथराइज कैपिटल होता है। इस ऑथराइज कैपिटल को हम क्या बोल सकते हैं? नॉमिनल भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल इज आल्सो नोन एज नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड। ये एक्चुअल में होता क्या है? एक मैक्सिमम अमाउंट होता है।
कंपनी का मेमोरेंडम बनता है, कंपनी के मेमोरेंडम में लिखते हैं कि भैया हमारी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ है, मतलब इनके पास ऑथराइजेशन है कि मार्केट से वो कितना उठा सकते हैं, 1 करोड़ तक का, ये मैक्सिमम अमाउंट होता है। फिर क्या लिखा है, इश्यूड। अब मार्केट से ऑथराइजेशन है 1 करोड़ लेने की, एक बार में भी 1 करोड़ ले सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा करके। हमने डिसाइड किया कि हम कितना लेंगे, 50 लाख लेंगे, ठीक है, कितना लेंगे, 50 लाख लेंगे। हमने इश्यू किया, हमने शेयर इश्यू किए। अब मार्केट में हर कोई तो लेगा नहीं, लॉ क्या बोलता है, कितना परसेंट सब्सक्राइब होना चाहिए, कंपलसरी है कि 90% हो जाए, तब आप आगे प्रोसीड करोगे। 90% नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ता है। हमने इश्यू कितने का लाया, 50 लाख का, ठीक है, चलिए उसको थोड़ा सा चेंज कर देते, कितने का लाए, 10 लाख का। कितने का लेके आए, 10। लेकिन हम ऑथराइज्ड कितनी है, हमारे पास ऑथराइजेशन कितनी है, 1 करोड़ की, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब करना, 90% सब्सक्राइब होना कंपलसरी है, 100% हो गया तो उसमें हमारी क्या गलती है, ठीक है। तो चलो हम कह रहे हैं कि 90% सब्सक्राइब होगा तो कितना होना चाहिए मिनिमम। मेंबर्स ने बोला हाँ हम इतना लेने को तैयार है, तो मिनिमम हमें कितना चाहिए, 90%, मतलब कितना चाहिए 90%, 9 लाख, ठीक है। इन्होंने कहा चलिए 9 लाख हो गया तो क्या हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, हाँ। अब सब्सक्राइब कैपिटल 9 लाख देने को हम तैयार हैं, अभी दिया नहीं है, ठीक है। पैसे मांगे जाएंगे, मतलब कंपनी कॉल कर कर मंगवाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। फिर वो पे करेंगे, पूरा का पूरा 9 लाख मांगा और पूरा का पूरा 9 लाख दे दिया, दैट वाज पेड अप। अब अक्सर देखना जब भी हम कंपनीज एक्ट में कोई लिमिट पढ़ते तो अक्सर क्या लिखा रहता है, पेड अप पेड अप पेड अप। हमें देखेंगे कितना पैसा आपको मिल चुका है, क्या ऑथराइजेशन देखते हैं, क्या नहीं, क्या इश्यूड देखते हैं, क्या सब्सक्राइब देखते हैं, क्या कॉल्ड अप देखते हैं, वापस हम हमेशा देखते हैं तो पेड अप। ऑथराइजेशन मतलब मैक्सिमम अमाउंट, इश्यूड मतलब जितना भी इश्यू करो, टाइम टू टाइम हम अलग अलग कर सकते हैं, हमारे पास पावर भले 1 करोड़ तक की है, ठीक है। सब्सक्राइब करना मतलब मेंबर तैयार है देने के लिए। कॉल्ड अप मतलब कंपनी पेमेंट के लिए कॉल कर कर फोन करके बोल रही कि भैया आओ पेमेंट दो। और पेड अप मतलब फाइनली जो पेमेंट कर दिया। याद रहेगा, सबसे पहले क्या होता है, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ अनोखा नहीं पड़ा है, सब ABCD है स्टार्टिंग की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 44 समझ में आ गया, 45 समझ में आ गया। 44 क्या था, मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स, शेयर डिबेंचर एनी अदर इंटरेस्ट। 45 क्या बोलता है, हर शेयर में एक डिस्टिंग्विश नंबर है, पक्का। अब 43 देखो क्या लिखा है, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। इन्होंने कहा भैया 2 टाइप है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ये भी बचपन से सुन रहे हो, इक्विटी और प्रेफरेंस। आ जाइए, इन्होंने कहा भैया इक्विटी के टाइप समझने, इक्विटी के टाइप। हम ये सारे के सारे स्टूडेंट इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं, लेकिन इसमें भी मैंने कहा कि इसमें भी वैरायटी है। इक्विटी शेयर होल्डर 2 टाइप का होता है, जिसमें वोटिंग राइट्स इक्वल होगी, सबके पास क्या वोटिंग राइट इक्वल है। और फिर दूसरा क्या बोल दिया, इक्वल नहीं है, डिफरेंशियल है। इन्होंने क्या डिफरेंट, क्या क्या है डिफरेंट है, डिविडेंड राइट, फिर क्या बोला, वोटिंग राइट, फिर क्या बोला, अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। जहां कहीं भी प्रिस्क्राइब आएगा CG को जाएगा क्रेडिट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रिस्क्राइब करेगा वो। अभी क्या क्या बोल के रखा है, अलग डिविडेंड मिल सकता है, अलग वोटिंग राइट, और कुछ भी अलग जो CG बोल दे। हम पढ़ रहे हैं 2 टाइप के शेयर कैपिटल है, पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस। अब हम पढ़ रहे हैं कि भैया इक्विटी में भी 2 टाइप है, एक होता है इक्वल वोटिंग राइट, एक होता है इक्वल वोटिंग राइट, एक होता है डिफरेंशियल राइट लिखा है। बस डिफरेंशियल राइट लिखा है, ये ध्यान देना। डिफरेंशियल राइट में उन्होंने 3 बातें बताई है। क्या डिफरेंशियल राइट है, डिविडेंड का राइट डिफरेंट मिलेगा और वोटिंग का राइट डिफरेंट। एग्जाम्पल देके समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने कहा इक्वल वोटिंग राइट है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 30,000 है। जितने शेयर्स होंगे उस हिसाब से आपको क्या मिलेंगे, वोटिंग राइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया ना। 1 लाख के शेयर है तो 1 लाख के हिसाब से, 20 लाख के तो 20 लाख के, 30 है तो 30, 40 है तो 40, ये क्या हो गया, इक्वल वोटिंग राइट। इन्होंने कहा 2 हैं, 2 शेयर होल्डर है, एक के पास 20,000 और दूसरे के पास भी 20,000 है, लेकिन दोनों को डिविडेंड अलग अलग मिल रहा है। क्या डिफरेंशियल समझ में आया, दोनों के पास वोटिंग पावर अलग अलग है। अगर मैं इक्वल वोटिंग राइट की बात करूं तो मिस्टर ए और मिस्टर बी है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, इसके पास भी 20,000 है और इसके पास भी 20,000 है। इन्होंने कहा भैया इक्वल है, दोनों को सेम डिविडेंड मिलेगा, दोनों को सेम वोटिंग राइट मिलेगा। कौन सा, जब इक्विटी किस टाइप का है, इक्वल वोटिंग राइट वाला। लेकिन जब यही डिफरेंशियल राइट्स में आ जाता है तो उन्होंने कहा भैया ए के पास 20,000 है, लेकिन उसको डिविडेंड कम भी मिल सकता है और
ज्यादा भी, बी को वोटिंग पावर कम भी मिल सकता है और ज्यादा भी। अब समझना, कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसे हम ऑफर डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि भाई ये जो शेयर्स है ये डिफरेंशियल राइट वाले हैं, लेकिन हम ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ते भी नहीं है। कोई पढ़ता है क्या? नहीं, हमें तो बस इस कंपनी के शेयर चाहिए, कौन से भी शेयर हमें पता नहीं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है भी कि नहीं ये देखते भी नहीं हम लोग। ठीक है, हम इक्विटी बस देखेंगे, इक्विटी में भी वैरायटी होती है कि भाई हमें राइट्स कैसे मिलेंगे, हमें डिविडेंड कैसे मिलेंगे। अक्सर जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी को बनाता है, ठीक है, जो कंपनी को बनाता है। समझना, प्रमोटर को लगता है कि भैया पावर मेरे पास रहे, प्रमोटर को लगता है पावर मेरे पास रहे। कौन सी वाली पावर की बात होगी? वोटिंग पावर। क्यों वोटिंग पावर? क्योंकि अक्सर जनरल मीटिंग करवानी पड़ती है, बोर्ड मीटिंग करानी पड़ती है, इन मीटिंग्स में वोट करवाते हैं ना, तो भैया जिसके पास वोटिंग पावर ज्यादा है डिसीजन उसके हिसाब से लिया जाएगा। तो प्रमोटर चाहता है कि भाई मेरे पास थोड़ी सी ज्यादा पावर है, हम एक काम करते हैं, इक्विटी शेयर तो इश्यू करते हैं, लेकिन जो इक्विटी शेयर होगा इसमें जो आपका वोटिंग राइट होगा वो थोड़ा सा कम होगा। मतलब हम जनता को ही शेयर इश्यू कर रहे हैं, लेकिन जनता को क्या बोला? आपको हम इक्वल वोटिंग राइट नहीं दे रहे, जितने शेयर से उतने वोटिंग पावर आपको मिलने वाली नहीं है, आपको कम मिलेगी। ये बात पहले ही प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। आप जब प्रोस्पेक्टस रीड कर कर हाँ बोलते हो, वैसे तो मुझे मालूम बिना पढ़े हाँ बोलते हो, दैट मीन्स आपकी हाँ तो है ना, आप ही ने ऐसे शेयर्स लिए। तो क्या ऐसे शेयर्स होते हैं? हाँ होते हैं। प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें लिखी होती है। बीइंग अ सीएस ये आपका काम है, सारी क्लैरिटी रखो। अब ये पब्लिक महान है जब उसने अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो क्या ऐसे डिविडेंड भी होते हैं? उनको बोल दिया जाता है अगर आपके वोटिंग राइट कम है तो ऑब्वियसली बच्चा उनको लालच किस चीज का दिया जाएगा? ज्यादा डिविडेंड का। क्योंकि सामने वाला बुद्धू है क्या, वो भी खरीदेगा तो क्या सोचेगा, भाई मुझे वोटिंग राइट में पार्टिसिपेट नहीं करना, वोट मेरे कम हो लेकिन थोड़ा सा डिविडेंड ही ज्यादा मिल जाए। तो यस, ऐसे इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो इक्विटी में भी दो वैरायटी, एक क्या है? इक्वल वोटिंग राइट, दूसरा डिफरेंशियल राइट। अभी डिफरेंशियल राइट किस किस में डिफरेंस होगा? वोटिंग में भी और डिविडेंड में भी, और एनी अदर जो सीजी प्रिस्क्राइब कर दे, याद रहेगा। चले अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। इसमें हम क्या देते हैं? प्रेफरेंस। क्या इस प्रेफरेंस शेयर्स को क्या रिटर्न करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है। इसकी भी और डिटेलिंग में जाएंगे। तो चलिए आ जाओ, इक्विटी से स्टार्ट करते हैं। इक्विटी बोलता है ऑल शेयर। इक्विटी क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। आ जाइए, वोटिंग राइट्स एट ऑल दी जनरल मीटिंग। इन्होंने बोला कि भैया इनके पास क्या क्या है। इक्विटी जिन लोग के पास है, इक्विटी शेयर कैपिटल, उनके पास क्या क्या राइट्स है? सबसे पहला राइट क्या है? वोटिंग राइट। सारी जनरल मीटिंग में इक्विटी होल्डर के पास क्या रहते हैं? वोटिंग राइट्स रहते हैं। और क्या राइट रहता है? डिविडेंड भी मिलने का राइट रहता है और बोनस शेयर्स भी। हम पढ़ रहे हैं, इक्विटी का मीनिंग समझ में आ गया, जिससे ओनरशिप मिलती है। इसके दो टाइप होते हैं, इक्वल वोटिंग राइट वाले और डिफरेंशियल राइट, जिसमें डिविडेंड एंड वोटिंग एंड एनी अदर प्रिस्क्राइब बाय द सीजी। अब हम पढ़ रहे हैं इक्विटी होल्डर के पास क्या क्या होता है। सबसे पहला वोटिंग राइट होता है, दूसरा डिविडेंड भी मिलता है और बोनस राइट भी, तीसरा क्या लिखा है? अगर कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तो इनको पैसा कब मिलेगा? सबसे आखिरी में। साफ साफ बोल दिया भैया, पेमेंट ओनली आफ्टर द पेमेंट क्लेम्स ऑफ ऑल दी क्रेडिटर्स। कंपनी ने दुनिया जहां से पैसा जहां जहां से ले रखा उनको पहले रिटर्न करो, उसके बाद भी फिर किसको करना पड़ता है? प्रेफरेंस को। मतलब सबसे लास्ट में कौन आता है? इक्विटी। तो एक पूरी हिराची होती है कि कंपनी अगर बंद हो रही है तो पहले पूरी उधारी पे करे। उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है, उन्होंने बस क्रेडिटर्स लिखे। अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बोलूं तो गवर्नमेंट के टैक्सेस भी होते हैं, गवर्नमेंट के ड्यूज भी होते, वर्कमैन एम्प्लॉइज इन सबकी सैलरीज भी होती है। बहुत डिटेल में जाऊं तो बहुत सारे लोग होते हैं। इन सबको चुकाने के बाद, क्रेडिटर्स को चुकाने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाने के बाद लास्ट में कौन बचता है? इक्विटी। पैसा बचेगा क्या? नहीं, कंपनी वाइंड अप हो रही है ना। मतलब कंपनी, अगर कंपनी दो टाइप है, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। या तो कंपनी कह रही मैं सॉल्वेंट हूं, मुझे बस आगे बिजनेस करने का मन नहीं है, तो शायद हमारी इक्विटी शेयरहोल्डर तक पैसा बच जाए। लेकिन अगर कंपनी क्या है? इनसॉल्वेंट, तो थोड़ा मुश्किल है कि इक्विटी शेयरहोल्डर तक पैसा बचेगा। ठीक है, चलो तो यहां पे बस राइट्स बताए हैं क्या क्या होता है। पहला क्या बोल दिया? वोटिंग, डिविडेंड, बोनस और वाइंडिंग अप पे भी पेमेंट मिलेगी, लेकिन कब? जब सारी चीजें चुका दोगे। ठीक है, ये कोई राइट नहीं है, ये तो बुराई कर रहे हैं हम एक तरीके से। ठीक है, चले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? जो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता है ना। चलो, ये शेयर कैपिटल का एक पार्टी होता है जिसमें आपको कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होता है जिसमें आपको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलेंगे। दो राइट्स मिलते हैं। कितने राइट्स मिलते हैं? दो। सबसे पहला राइट क्या है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दूसरा राइट क्या है? पूरा का पूरा रीपेमेंट। ठीक है, चलिए पहले डिविडेंड की बात करते हैं।
प्रेफरेंशियल जो होल्डर होता है उसे डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ये डिविडेंड पहले ही फिक्स, वापस आ रही हूँ ऑफर डॉक्यूमेंट या फिर मैं उसको बोलूं प्रोस्पेक्टस। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा होता है जो ये शेयर है वो क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है। अब जो ये प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफर डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा होगा, या तो एक फिक्स अमाउंट लिखा होगा और या फिर क्या लिखा होगा, फिक्स रेट। किस चीज का, डिविडेंड का। हर साल आपको कितना अमाउंट मिलेगा या फिर कितने रेट से मिलेगा, ये चीजें पहले ही फिक्स हो जाती है। ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले से ही सारी चीजें लिखी होती है, अदरवाइज वो ऑफर डॉक्यूमेंट गलत है अगर ये लिखना भूल गया, सीएस अगर ये लिखना भूल गया। आपको क्यों ये सारी चीजें बताई जा रही, क्योंकि आगे चलकर आप ही को तो बनाना है ये सारी चीजें, ठीक है। तो जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे तो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या लिखना है, फिक्स अमाउंट या फिर रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पेमेंट कब होगा बच्चा, इन केस ऑफ दी वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में इनको प्रेफरेंस कब मिलती है, सेकंड लास्ट बोलू, क्योंकि लास्ट में तो किसको मिलती है, इक्विटी को। तो इनको वाइंडिंग अप के टाइम पे पेमेंट की जाती है। तो पोजीशन बताइए, पोजीशन क्या होती है, सेकंड लास्ट, दैट्स इट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल जिसमें क्या मिलती है, प्रेफरेंस। दो ही प्रेफरेंस मिलती है, पहला डिविडेंड, ये डिविडेंड ऑफर डॉक्यूमेंट में फिक्स अमाउंट या फिर फिक्स रेट। डिविडेंड के बाद हमने क्या पढ़ा, पेमेंट। रीपेमेंट कब किया जाएगा, वाइंडिंग अप में सेकंड लास्ट पोजीशन, ठीक है। चलिए फिर ये दो दर की बातें घिसी पिटी। आइए, क्या ये समझ में आ गया, शेयर कैपिटल में दो, प्रेफरेंस और इक्विटी। इक्विटी में क्या बोल रहे हैं, विथ वोटिंग राइट्स, मतलब ये इक्वल की बात कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, विथ डिफरेंशियल राइट, जिसमें डिविडेंड, वोटिंग और एनी अदर जो प्रिस्क्राइब करेगा। प्रिस्क्राइब करने वाला हमेशा कौन होता है, सीजी। चलिए अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में बचपन से पढ़ रहे हो, अलग अलग वैरायटी होती थी, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। चलो तो फटाफट, कुछ नहीं, ये सारी चीजें मैं नहीं पढ़ाने वाली। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, डिविडेंड एक्यूमुलेट होगा और उसमें एक्यूमुलेट नहीं होगा। कन्वर्टेबल, इक्विटी में कन्वर्ट होने का ऑप्शन होता है और नॉन कन्वर्टेबल में नहीं। पार्टिसिपेट, एडिशनल बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेट मतलब नहीं करेंगे। रिडीमेबल मतलब क्या, एक मैच्योरिटी डेट होती है, डिसाइड होती है, आपको उस टाइम पर आपको रिडीम करना है। रिडीम मतलब रीपे करना है। फिर उन्होंने क्या बोल दिया, इंपॉर्टेंट है, रिडीमेबल की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम अमाउंट क्या है आप रिडीम करने का, 20 इयर्स। मतलब कंपनी कभी भी ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल वाले नहीं इशू कर सकती है जिसका टाइम पीरियड क्या हो, 20 से ज्यादा। मतलब मैक्सिमम कितना है, 20। लेकिन 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 30 इयर्स है, कौन सी कंपनी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। पहले मुझे बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती कौन सी है, बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर का काम चल ही रहा है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को क्या बोल दिया, भाई आपके काम बहुत बड़े बड़े हैं, आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है भी है, तो आप प्रेफरेंस इशू कर सकते हो रिडीमेबल वाले, और आपका पीरियड अब 20 तक लिमिट नहीं है, आप कहां जा सकते हो 30 तक में, ठीक है। लेकिन इसके भी अंदर बहुत टर्म्स एंड कंडीशन है। वेरी गुड, धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट देना चालू, ठीक है। लेकिन वो डिटेलिंग अभी नहीं है, आगे चल के आएगी, ठीक। इररिडीमेबल वाले मतलब कभी रिडीम करने की जरूरत नहीं है। क्या बोलता है यहाँ पे, एनी मेच्योरिटी डेट रिपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, करने की जरूरत नहीं बस वाइंडिंग अप में। लेकिन क्या बोल दिया, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट, नो कंपनी कैन इश्यू, साफ साफ बोल दिया सेक्शन 55 ने कि भाई हमारी इंडिया में इररिडीमेबल शेयर इश्यू नहीं कर सकते। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, इन्हें समझाना तो समझा दिया कि होता क्या है, लेकिन ये भी बता दिया कि भैया यहाँ पे इशू करना अलाउड भी नहीं है, याद रहेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, जनरल रूल नहीं होता, एक्सेप्शन है। वेरी गुड, जब उनके इंटरेस्ट में इफेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर तो ओनर समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। ओनर होता है, हर ओनर के पास उसके वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट का मतलब है कहां ये वोट करने जाएगा, वो इलेक्शन में तो नहीं जाएगा ना, जनरल मीटिंग में, कंपनी वो तो वैसे ही है ना। तो जनरल मीटिंग होगी, उसमें वोट देना है। तो एवरी मेंबर, कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो भैया वोट करने का राइट है, राइट है, वोटिंग राइट ऑन अ पोल। क्या इलेक्शन वाला पोल की बात हो रही है, समझना। जब जनरल मीटिंग होती है तो अलग अलग, वेरी गुड, जब जनरल मीटिंग होती है तो अलग अलग तरीके से वोट किया जाता है। एक होता है शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड मतलब क्या, हाथ खड़े करो, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, है ना, लेकिन चलती तो मेरी है, क्या ही करना।
ठीक। दूसरा तरीका क्या होता है, डिमांड करते हैं पोल। डिमांड करना मतलब बोला जाता है कि भाई ये शो ऑफ हैंड नहीं करेंगे क्योंकि मैं हाँ बोलना चाहता हूं लेकिन मेरा दोस्त मुझे देख लेगा, मैंने तो उसको ना बोला था। हो सकता है ऐसा, है ना, कि भाई झगड़ा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं चुपके चुपके वोट डालेंगे। तो वो चुपके चुपके वोट क्या होता है, डिमांड की जाती है पोल। शो ऑफ हैंड से हमें नहीं वोटिंग करना है, तो कुछ नहीं, एक बॉक्स तैयार किया जाएगा, एक पर्ची बिग बॉस की तरह, है ना, ऐसे नाम दिखा देना ऐसे कैमरे में और डाल देना, फिर काउंट किया जाएगा, तो वो पोल डिमांड की जाती है। ठीक है। हमारे जो कंपनी लॉ में है जनरल मीटिंग का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक एक बारीकी। क्यों? क्योंकि जनरल मीटिंग सीएस का ही काम होता है पूरा कंडक्ट करवाने का। तो कैसे शो ऑफ हैंड से वोटिंग होती है, कैसे डिमांड की जाती है पोल, बच्चे ये एक दिन का काम नहीं है। एक बड़ी कंपनी के बारे में सोचो, एक लिस्टेड कंपनी के बारे में सोचो, एक दिन में ये नहीं होता है। तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, फिर काउंटिंग की जाएगी, फिर अनाउंस किया जाएगा रिजल्ट, तो ऐसी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। ठीक है। तो उस प्रोसेस में हम जाएंगे, उस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां भी सिंपल पढ़ो। इन्होंने कहा भैया अगर इक्विटी शेयर होल्डर है तो वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट है तो वोटिंग राइट कहां पर है, पोल में भी है। शेल बी क्या लिखा है, प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर इन दी पेड अप। समझना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैंने बोला शो ऑफ हैंड है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1 लाख है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास क्या है 1 लाख शेयर है, और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2 है, बस 2 नंबर ऑफ शेयर्स है, लेकिन दोनों के पास एक एक वोट है। अगर हम शो ऑफ हैंड से जा रहे हो तो आपके पास 1 लाख है, आपके पास 2 शेयर है, 4 है, 5 है, 10 है, लेकिन दोनों की वोटिंग राइट क्या हो गई, एकदम इक्वल। दोनों के पास एक एक है, क्योंकि शो ऑफ हैंड में अगर मेरे पास 1 लाख है तो 1 लाख उंगलियां कैसे दिखाऊं मैं, तो शो ऑफ हैंड क्या बोलते हैं, एक इंसान, नहीं फर्क पड़ता कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, उसके पास कितनी वोट होगी, एक। लेकिन जब यही पोल डिमांड कर दी जाती है तो वजन बढ़ जाता है। मैं अगर 1 लाख हूं शेयर होल्डर 1 लाख वाला, तो मेरा वोटिंग राइट भी क्या होगा, 1 लाख वाला होगा। तो प्रोपोर्शनेट कर दिया जाता है। तो याद रखना हमेशा जब भी पोल कंडक्ट होगा, दैट मीन्स आपका जो वोटिंग राइट होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर इन दी पेड अप। तो हमेशा शेयर होल्डर क्या डिमांड करेगा, पोल। जब बड़ी सीरियस इंपॉर्टेंट बातें होंगी तो वो कहेगा नहीं भैया हमें शो ऑफ हैंड में नहीं जाना, क्योंकि शो ऑफ हैंड में तो क्या हो जाएगा, पार्शियलिटी हो रही है, ज्यादा शेयर्स मेरे पास और मुझे मिल रहा है एक, तो वो हमेशा क्या डिमांड करेगा, पोल। तो चिल्लर चीजें होती है उसमें शो ऑफ हैंड होता है, जो थोड़ी सी मैटर सीरियस होते हैं उसमें क्या हो जाता है, पोल ही कंडक्ट होता है। ठीक है। लेकिन हाँ, मेंबर्स के पास हमेशा पावर है, वो कभी भी पोल करवा सकते हैं, लंबी प्रोसेस हो जाती है। इक्विटी शेयर होल्डर समझ में आया, शो ऑफ हैंड समझ में आया, पोल समझ में आया, आ जाइए। अब वोटिंग राइट्स आगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। जनरल रूल, वोटिंग राइट्स हमेशा किसके पास है, इक्विटी, प्रेफरेंस के पास नहीं है। लेकिन हाँ एक्सेप्शन, मतलब इक्विटी शेयर के प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास भी आ जाएंगे। देखते हैं कब। 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट देखेंगे, अच्छे से रीड करते हैं। डायरेक्टली अफेक्ट द राइट अटैच टू हिज प्रेफरेंस शेयर्स। हमारी मीटिंग में कुछ ऐसा डिस्कशन होने वाला है, उस डिस्कशन से इफेक्ट किसको होने वाला है, प्रेफरेंस शेयर्स को। उनका भी पैसा लगने वाला है, उन पे भी बात आने वाली है। तो अब बस इक्विटी शेयर होल्डर वोट नहीं करेंगे, अब मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी बैठे हैं, उनकी भी वोटिंग ली जाएगी। तो डायरेक्टली जब इफेक्ट होगा उनके राइट्स को, उनके प्रेफरेंस शेयर्स को, तो पहला पॉइंट। दूसरा, एनी रेजोल्यूशन फॉर दी वाइंडिंग अप। भाई कंपनी बंद होने जा रही है, कंपनी बंद होने जा रही है तो उनका भी तो पैसा डूब रहा है, क्योंकि हर कोई पैसा क्या लगाता है कि भैया कल को इन्वेस्टमेंट लगेगा, हमें रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। लेकिन कंपनी अब वाइंड अप हो रही है तो ऑब्वियसली बच्चा अब बस इक्विटी शेयर होल्डर वोट नहीं करेंगे, अब कौन करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पहली सिचुएशन क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट। दूसरी सिचुएशन क्या है, वाइंडिंग अप। ठीक है। तीसरा क्या है, रीपेमेंट या फिर रिडक्शन, किसका, इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड हिज वोटिंग राइट ऑन द पोल। वोटिंग करवाई जाएगी पोल में, और पोल में क्या होता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी जब वोटिंग दी जाएगी वो पोल में आएंगे, पोल में आएंगे तो उनके पास भी कैसे पावर होगी, जितनी उनके पास शेयर्स उनके पास उतनी वोटिंग पावर। तीसरा वाला पॉइंट आज जो वापस से समझते हैं, हम रीपेमेंट कर रहे या फिर रिड्यूस कर रहे, क्या रिड्यूस कर रहे हैं, इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस। चलिए समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, समझना, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। कंपनी, वो जो हम पढ़ते थे ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवा लिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं मंगवाया, 3 रुपए अभी बचे, 3 रुपए अभी बचे। मतलब अभी कंपनी ने कितने तक का अमाउंट मंगवा लिया है, 7 तक का मंगवा लिया, ऐसा नो। चलिए आ गया, कंपनी कह रही है अब हमें 3 रुपए की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं
हम अपने शेयर कैपिटल को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर लेते, कम कर लेते। ये जो लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, या फिर कंपनी ने पूरे पैसे मंगवा लिए थे 10 रुपए और वो क्या कह रही है, एक काम करते 3 रुपए वापस कर देते हैं, हमारा 7 रुपए से काम चल रहा है। या फिर दूसरी सिचुएशन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भैया हमने 7 रुपए तक का मंगवाया, 3 रुपए की हमें जरूरत ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, शेयर की वैल्यू अब 10 नहीं है, शेयर की वैल्यू क्या है, 7 ही है। तो जब भी आपका इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रीपे किया जा रहा है या फिर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो फर्क पड़ता है किसको, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो वो है ना जिसको कल को पैसा रिटर्न करना है, तो ये क्या कहेगा, भाई आपके पास पैसे ज्यादा है, पैसे ज्यादा ही है ना, 7 रुपए से काम चल रहा है, वापस रिपेमेंट कर रहे हो, तो भाई सच हमको दे दो। तो उनसे भी बात की जाएगी, उनसे भी डिस्कशन किया जाएगा, उनके भी वोट लिए जाएंगे। कब, जब रिपेमेंट और रिडक्शन आता है किसका, इक्विटी या फिर शेयर प्रेफरेंस शेयर, उनका भी कम हो रहा है तो भैया डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, इक्विटी हो रहा है, ये कह रहे हैं कि भैया क्यों रिटर्न कर रहे हो, उनसे भी बात की जाएगी। तो 3 केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर आ जाती है। पहला डायरेक्ट इफेक्ट होता है, दूसरा वाइंडिंग अप, तीसरा रीपेमेंट या फिर रिड्यूस, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है। अब जब वोटिंग होगी तो सेम, जितना उनके पास शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जितने प्रोपोर्शनेटली, यहां तक चीज क्लियर है। एक और बात, provided further that where a dividend in respect of the class of preference shares is has not been paid for a period of 2 years or more, अगर 2 साल से हम देख रहे हैं, 2 साल से हम क्या देख रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो डिविडेंड मिलना था, आपने कस्में वादे किए थे, ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा था, अब पिछले 2 साल से, इस साल भी नहीं दिया और अगले साल भी नहीं दिया, या फिर चलो पिछले साल नहीं दिया और इस साल नहीं दिया, इस साल हो गए तो 2 साल हो गए। इन्होंने कहा इनके पास क्या आ जाएगा, वोटिंग राइट आ जाएगा ऑन ऑल, ऑल मतलब क्या है, नॉट लिमिटेड टू अबव 3 पॉइंट्स, ऊपर जो हमने 3 पॉइंट पढ़े ना, इन्होंने कहा प्रेफरेंस होल्डर के पास वोटिंग पावर कब कब आता था, जो डायरेक्ट इफेक्ट होता था तो आता था, वाइंडिंग अप में आता था, और रिडक्शन या फिर रीपेमेंट ऑफ, जब भी शेयर कैपिटल कम होता था, है ना। इन्होंने कहा भैया आप पिछले 2 साल से हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे रहे हो, अब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रीट किया जाएगा, वो क्या बन गया है, इक्विटी शेयर होल्डर, और अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर बन गया है तो वो आप कंपनी के हर मीटिंग में कोई भी मैटर डिस्कस हो रहा हो, हम नहीं कह रहे कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इफेक्ट पड़ रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मैटर डिस्कस हो रहा हो, चाहे वो रजिस्टर ऑफिस ही चेंज क्यों ना हो रहा हो, कंपनी का नाम ही ना बदल रहा हो, कंपनी अपनी बिजनेस ही क्यों ना चेंज कर रही हो, हमें नहीं फर्क पड़ता, वो सारे के सारे मैटर में क्या करेगा, वोट देने के लिए एलिजिबल। तब वो बस ये 3 पॉइंट में वोटिंग पावर नहीं आएगी, तब उसके पास सारे केसेस में, सारे मैटर में वो आ जाएगा, क्योंकि उसे ट्रीट किया जाएगा, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, वो क्या बन जाएगा, इक्विटी। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर होती है, आंसर लिखने का तरीका, जनरल रूल नहीं होती है, एक्सेप्शन होती है। पहले वो 3 एक्सेप्शन बताओगे, पहला डायरेक्ट इफेक्ट, दूसरा वेरी गुड, तीसरा फिर अलग से पॉइंट बताना कि भाई अगर 2 साल तक डिविडेंड लगातार नहीं पे किया तो अब आपकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी कंसीडर किया जाएगा और वो सारे मैटर में वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। क्लैरिटी है, पक्का, इक्विटी और प्रेफरेंस में समझ आया डिफरेंस। हेडिंग देखो क्या लिखा है, पब्लिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर दी कंपनीज एक्ट। कंप्लायंसेस मतलब क्या होता है, लॉ फॉलो करना। चलिए पब्लिकेशन मतलब पब्लिकली अवेलेबल करना, कुछ भी पब्लिश किया जाता है, ठीक है, कुछ भी बताया जाता है, एडवर्टाइज किया जा रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाया जाना, दैट वाज पब्लिकेशन। सेक्शन 60 बोलता है कोई भी नोटिस, एडवर्टीजमेंट, एनी अदर जो भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है। ऑफिशियल पब्लिकेशन क्यों, क्योंकि लॉ ने बोला है ऑफिशियली आपको देना है। वापस कोई भी नोटिस, कोई भी एडवर्टीजमेंट या फिर कोई भी ऑफिशियल पब्लिकेशन, बिजनेस लेटर, बिल हेड, लेटर पेपर ऑफ अ कंपनी कंटेन स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ, ये क्या लिखा है, ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑथराइज कैपिटल समझते हैं क्या होती है ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी मार्केट से इश्यू कर सकती है, पावर है, ऑथराइज है। किसने ऑथराइजेशन दे दिया, आरओसी ने दे रखी है, ठीक है। इन्होंने कहा कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। आप किसी में भी ये सारी चीजें नहीं लिखने वाले। वापस से रीड करो, सेक्शन 60 क्या बोलता है, कोई भी नोटिस, एडवर्टीजमेंट, अदर जो भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है, लेटर, बिल्स वगैरह वगैरह,
कंटेन दिस स्टेटमेंट। अगर हमें क्या दिखता है कि इन एडवर्टीजमेंट में, इन नोटिस में आप स्टेटमेंट दे रहे हो, किसका स्टेटमेंट दे रहे हो? अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। नोटिस दिस इज सेम। ऑल्सो कंटेन, साथ में स्टेटमेंट में क्या बता रहे हो? इक्वली क्या लिखा है? प्रोमिनेंट पोजीशन, एंड इक्वली क्या लिखा है? कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर। कॉन्स्पिशियस मतलब कॉन्स्पिशियस गूगल नाम की एक चीज है तुम्हारे पास, करो सर जल्दी। तो कॉन्स्पिशियस मतलब क्या? जो आसानी से दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है जो, ठीक है। वापस आपने अपने एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। समझना, आपने अपने एडवर्टीजमेंट में, नोटिस में पब्लिकली आपने क्या क्या दिया है? क्या दिया है? पहला अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑल्सो कंटेन क्या? इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन। आपने क्या बताई? अपनी अच्छी खासी पोजीशन बताई है। या फिर इक्वली क्या लिखा है? कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल। अच्छे से आपका ऑथराइज कैपिटल दिख रहा है कि भैया कितना सब्सक्राइब किया और कितना पेड अप है। इन्होंने कहा भैया अच्छे से सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। अगर नहीं लिखी है दैट मीन्स क्या है? कंप्लाइंसेस नहीं है। लॉ जो भी बोलता है ये हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, दैट मीन्स आपको ये काम करना है। नहीं करोगे तो क्या होगी? पेनल्टी। साफ में लिखा है कंप्लायंस करो, पब्लिकेशन बताओ आपका शेयर कैपिटल ऑथराइज कितना है, कितना सब्सक्राइब हो गया, कितना पेड अप होता है। एकदम प्रोसेस बताऊं तो होता क्या है? पहले ऑफर डॉक्यूमेंट जाता है। ऑफर डॉक्यूमेंट सिंगल नहीं जाता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाता है। दो चीज होगी, ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब वो प्रोस्पेक्टस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो आईटेक्स का लेते हैं, आपको ब्रोशर दिया जाएगा, वो आपका क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है। आजकल हम फिजिकल फॉर्म में रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं देते क्योंकि सब ऑनलाइन हो चुका है। तो आपको एक ऐप के थ्रू क्या किया जाता है? एक फॉर्म लिंक दिया जाता है, उसे आप भरिए। ऐसे ही होता है ना। तो ये अब क्या हो गया? फिजिकल फॉर्म से हम शिफ्ट हो गए ऑनलाइन, अदरवाइज एक फॉर्म ही भर रहे हैं। तो दो चीजें होती है, प्रोस्पेक्टस और एक फॉर्म। इसे भरो, दैट मीन्स आप एलिजिबल हो, अब आप इसे सब्सक्राइब कर रहे हो। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। ये होने के बाद 90% सब्सक्रिप्शन हो चुका है। आपको पब्लिकली बताना पड़ेगा कि यस अब आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं है, 90% सब्सक्राइब हो गया है। तो पब्लिकली आपको ये सारी चीजें एडवर्टाइज करनी पड़ती है, प्री भी करनी पड़ती है और पोस्ट भी। एडवर्टीजमेंट दो होते हैं, एक प्री एडवर्टीजमेंट होता है और एक पोस्ट। प्री एडवर्टीजमेंट बोलता है कि भैया हमारा आईपीओ आने वाला है, हमारा आईपीओ आने वाला है। आए दिन आप न्यूज़पेपर में जो देखते रहते हो ना, आईपीओ आने वाला है, वो प्री है। पोस्ट भी होता है, पोस्ट को हम ध्यान नहीं देते क्योंकि वो फ्रंट पेज में नहीं होता है, ठीक है। तो पोस्ट बताते हैं कि हमने सारे के सारे आईपीओ सक्सेसफुली अचीव कर लिए, 90% सब्सक्राइब हो गया। तो उन्होंने ये कहा है कि भैया पब्लिकली अब बता दो। अगर आपने नहीं बताया तो पेनल्टी लगेगी। कंपनी में भी पेनल्टी लगेगी और कंपनी के ऑफिसर में भी। कंपनी में कितनी लगेगी? कंपनी में कितनी लगेगी? 1 लाख लगेगी, ठीक है। चलिए, सॉरी 10,000 है, बहुत कम है, ठीक है। 10,000 बहुत ही कम पेनल्टी है। एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये एवरी ऑफिसर में कौन कौन आ जाएगा? सीएस कौन सा? जॉब वाला कि प्रैक्टिसिंग वाला? जॉब वाला। और कंपनी में बस एक ही ऑफिसर है, डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। तो एवरी ऑफिसर जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो कितना लगेगा? 5,000 फॉर ईच डिफॉल्ट, जहां जहां देना था। तो ईच बोल दिया, आपको एक न्यूज़पेपर में भी देना था, आपको अपनी वेबसाइट में भी डालना था। तो हर एक चीज के लिए आपको 5,000 फाइन लग सकता है। क्लियर है बच्चा? तो बस ये इन्होंने पब्लिकेशन बताए। यहां पे आपका ए पार्ट ओवर होता है, ठीक है। चैप्टर नाम क्या है? शेयर एंड शेयर कैपिटल कॉन्सेप्ट। क्या ये आपको कंपनीज एक्ट का ऐप दिख रहा है? इसे डाउनलोड कर लो बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। चलिए, जो ऐप मैंने बताया उसे देखने का कोई ब्रेक नहीं, सीधा इधर आओ। क्या लिखा है? पार्ट बी। पार्ट ए में क्या पढ़ा था? शेयर कैपिटल का मीनिंग पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़ लिया ना, मीनिंग पढ़ लिया ना, उसके टाइप्स, चिल्लर चीजें थी। अब बी की हेडिंग देखो क्या लिखा है? बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। इन्होंने कहा भैया सिक्योरिटी वर्ड का मीनिंग समझो। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी? सिक्योरिटी टर्म बहुत वाइडर है। वेरी गुड। शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये तो बस अभी सुने, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एडीआर, आईसीडीआर, जीडीआर, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, उन्हें एक साथ हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। इन्होंने कहा चलिए सिक्योरिटी की डेफिनेशन देखते हैं। एक्चुअल में एक एक्ट है जो अब आप जब आप सेकंड ग्रुप पढ़ोगे तो एक आपका सब्जेक्ट होता है सिक्योरिटी लॉ, ठीक है। उस सब्जेक्ट में एक एक्ट पढ़ोगे। एक्ट का नाम क्या है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, शॉर्टकट में इसको सेक्रा बोलते हैं। सीएससीटी ने नाम भी सुना है इसका, ठीक है। सेक्रा में डेफिनेशन दे रखी है। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी? सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? देखो,
शेयर्स, और क्या लिखा है? स्क्रिप्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, स्टॉक्स मतलब एक शेयर नहीं, बंच ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स मतलब डिबेंचर की जैसा ही होता है, ठीक है, डिबेंचर्स, फिर क्या लिखा है? डिबेंचर के भी स्टॉक्स, फिर क्या लिखा है? अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केट में और कुछ भी बिक रहा है वो सारी चीजें उन्होंने क्या बोल दिए? सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आती हैं। इन्होंने कहा भैया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट बहुत हेवी कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं समझाने वाली, बस नाम याद रखना डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड ग्रुप वाले बच्चे तो जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। यूनिट, म्यूचुअल फंड समझते हैं? अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो वहां पे आपको शेयर्स नहीं मिलते, वहां पे आपको क्या मिलती है? यूनिट्स, ठीक है। आईटेक्स कंपनी अगर एक है, इनसे इनसे अगर आपने शेयर्स लिया तो शेयर्स बोलते हैं, लेकिन अगर यही म्यूचुअल फंड, आईटेक्स क्या है? एक म्यूचुअल फंड हो जाता है, तो यहाँ पे हम आपको शेयर्स नहीं देते, क्या बोलते हैं? आपको यूनिट मिलेगी। जिसको शेयर्स मिलते तो उसे शेयर होल्डर बोलते, जिसे यूनिट बोलते तो उसे यूनिट होल्डर। क्लियर है बच्चा? ये अलग अलग टाइप की स्कीम है। पहली स्कीम क्या लिखा है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड स्कीम, अलग अलग वेराइटीज होती है ऑलमोस्ट, अभी जनरली आपको सेम सेम समझना है, ठीक है। लेकिन यस उसमें बहुत बारीकियां होती है, बहुत डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वो बहुत हाई लेवल में हम समझेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो ये समझो, ये भी म्यूचुअल फंड जैसे, ये भी म्यूचुअल फंड जैसे। सिक्योरिटी रिसेट, सरफाईसी एक एक्ट होता है, फुल फॉर्म बता रही हूँ सरफाईसी का, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये कानून है, ये आप यहां नहीं पढ़ने वाले, फाइनल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। कंपनी समझना, कंपनी बहुत सारा लोन लेती है बैंकों से, बैंक से लोन लेके डूब जाती है, अब भैया बैंकों को भी तो रिटर्न चाहिए उनका पैसा, ठीक है। तो एक कानून बना है, उस कानून का नाम होता है सरफाईसी एक्ट। किसको बचाने के लिए? बैंकों को बचाने के लिए, क्योंकि भैया कंपनी तो बनाई इसलिए गई ना ताकि लोन ले सके, क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, तो लोन लेने वाला फंसेगा तो लोन किसने लिया? कंपनी ने, कंपनी फंसेगी तो वो चुकाएगी ही नहीं बैंक को, बैंक कभी दिवालिया साथ में निकल गया। तो एक कानून बनाया गया उसको बचाने के लिए, तो सरफाईसी एक्ट है। लेकिन यस ये एक्ट को शॉर्टकट में सरफाईसी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है, प्रोफेशनल में पढ़ोगे। इन्होंने कहा भैया उस एक्ट के अकॉर्डिंग एक रिसिप्ट इश्यू किया जाता है जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट, ठीक है। तो ये भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में कवर होती है, डिटेलिंग बाद में ही पढ़ेंगे। पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ये भी समझ लो भी म्यूचुअल फंड जैसा। म्यूचुअल फंड जैसा क्या क्या है? यूनिट यहां देखिए, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड और पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल। एनी सर्टिफिकेट, उन्होंने कहा कुछ भी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए। गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की डेफिनेशन में कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सीजी ने बोल दिया है, इंटरेस्ट, इन शॉर्ट द वर्ड सिक्योरिटी इंक्लूड द शेयर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब सिक्योरिटी का टर्म क्या बहुत वाइडर है, सब उसमें कवर होता है। अभी आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है, ठीक है। सेकंड ग्रुप वालों ने पढ़ लिया है, यस, तो उनको थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन यहां पर अभी इतने ही नॉलेज में आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आपको भी आ जाएगा। तो सिक्योरिटी का टर्म बहुत वाइडर है, याद रखेंगे पक्का। कौन सा? ये आपकी बुक ने अभी अमेंड नहीं किया है, वो भी आएगा, कवर होगा, वो भी आ गया है ना। सेकंड ग्रुप में तो अपन ने चेंज कर दिया, वो अभी आएगा, अभी नहीं। इनकी एक्चुअल में अलग से सप्लीमेंट दी जाएगी, फिर एड ऑन किया जाता है, ठीक। हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूट तो इंसान ने ही बनाया है ना, गलतियां हो जाती है, अमेंडेड नहीं है। लेकिन आ जाओ, यहां देखो क्या लिखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट समझना। प्रोस्पेक्टस कौन बनाएगा? प्रमोटर बना तो पाएगा नहीं, उसे किसकी हेल्प चाहिए? आप लोग की, ठीक है। चलिए, प्रोस्पेक्टस रेफर करता है एक इंफॉर्मेशन, उसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ विच इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन दी सिक्योरिटी। ये है कंपनी का क्या होता है? ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। आइए थोड़ा सा समझते हैं, आदर्श थोड़ा ध्यान देंगे अपन, ठीक है। मैं भी तुझसे पूछने वाली हूं, पूछ रही हूं मैं, कोई नहीं। प्रोस्पेक्टस दिख रहा है? प्रोस्पेक्टस का मीनिंग देखो, मींस कोई भी डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब करता है, या फिर वो प्रोस्पेक्टस जो किया जाता है इशू, सिंपल प्लेन भाषा में बोलूं तो ऑफर डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसी के दम पर हमने ऑफर दिया है ना, उस ऑफर को इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, यही होता है। अलग अलग टाइप होते हैं, रेड हेरिंग, शेल्फ, कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, ये सब प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। ये सब प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, 3 टाइप के प्रोस्पेक्टस है। कितने टाइप के? सॉरी, 4 टाइप के प्रोस्पेक्टस। पहला टाइप क्या दिख रहा है? एब्रिज प्रोस्पेक्टस, ठीक है। दूसरा टाइप क्या दिख रहा है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। फोर्थ क्या दिख रहा है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। चलिए थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, गहराई में जाएंगे।
सबसे पहला क्या है? एब्रिज्ड प्रोस्पेक्ट। एब्रिज्ड वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट। एब्रिज मतलब क्या होता है? शॉर्ट। एब्रिज प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होगा? प्रोस्पेक्टस जो शॉर्ट में। एक्चुअली में होता क्या है, प्रोस्पेक्टस 100 पेज के हो सकते हैं, 100, 150, 200, 300 पेज के प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी है हमने। अब ये अच्छी अच्छी बातें लिखते हमारे हाथ नहीं थक रहे, तो कंप्लीट एक बड़ा प्रोस्पेक्टस होता है। अब प्रोस्पेक्टस दिया जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन इतनी मोटी मोटी बुक बन जाती है प्रोस्पेक्टस की, देना थोड़ा सा मुश्किल है। तो होता क्या है, हम क्या करेंगे? प्रोस्पेक्टस देंगे, लेकिन कौन सा? वो बड़ा कंप्लीट फुल प्रोस्पेक्टस नहीं देंगे। क्या देंगे? एवरेज। मैंने आपको बताया कि जब भी जैसे आईपीओ आता है तो भैया हमें तो प्रोस्पेक्टस देना है, तो प्रोस्पेक्टस देकर ना हम लोग क्या दे देते हैं? एवरेज प्रोस्पेक्टस, और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच कर देते हैं और आप तक पहुंचता है। एवरेज प्रोस्पेक्टस में सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है जिससे इन्वेस्टर को समझ में आ जाता है कि इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं। इट इज अ समरी प्रोस्पेक्टस कंटेन क्या? साइलेंट फीचर ऑफ द प्रोस्पेक्टस। जो मेन प्रोस्पेक्टस है उसकी सारी इंपॉर्टेंट साइलेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने इसमें सम अप कर दी है शॉर्ट फॉर्म में। मोटिव क्या होता है? इन्वेस्टर कैन रीड एवरेज प्रोस्पेक्टस, क्योंकि फुल प्रोस्पेक्टस तो रीड नहीं कर पाएगा। खुद सोचो तुम भैया, 200-300 पेज का एक प्रोस्पेक्टस है और बोरिंग लैंग्वेज होती है, कुछ क्या कलरफुल इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा होगा क्या? मोटे मोटे पैराग्राफ होते हैं, बोर हो जाओगे भैया। एनसीईआरटी की बुक हमने कभी देखी नहीं अपनी, है ना, तो ये कैसे देखें? मॉड्यूल भी, लेकिन हाँ रीड करवा रही हूं ना मैं। चलिए, इन्वेस्टर कैन रीड एवरेज प्रोस्पेक्टस बट नॉट फुल प्रोस्पेक्टस, जो कि क्या हो सकते हैं? 100 पेज के हो सकते हैं, एग्जांपल में मैंने बताया। तो एवरेज प्रोस्पेक्टस इन शॉर्ट क्या है? एक समरी प्रोस्पेक्टस है जिसमें मेन प्रोस्पेक्टस की, फुल प्रोस्पेक्टस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें कवर होती है। एवरेज प्रोस्पेक्टस समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखा है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। समझना, शेल्फ मतलब क्या होता है? वही अलमारी जिसमें संभाल कर रखा है, शेल्फ। समझ में आ गया। चलिए, प्रोस्पेक्टस, हमने अपने प्रोस्पेक्टस को शेल्फ में संभाल के रखा है। क्यों ऐसा किया? हम कह रहे हैं हमारा जो प्रोस्पेक्टस है हमें बार बार चेंज नहीं करना। आईटेक्स का ब्रोशर 2 साल से हम वही चला रहे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें तो चेंज करनी पड़ेगी भाई। 2 साल से तो चेंज हो गया डेटा, हर साल रिजल्ट आता है। सीएस का तो हर 6 महीने में रिजल्ट आता है, तो डेटा तो हमें चेंज भी करना है, लेकिन जो फैकल्टी है वो तो सेम है, जो पास रिजल्ट है वो तो सेम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो काफी टाइम से जो चला आ रहा है, इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई उसे बार बार चेंज मत करो, क्योंकि चेंज करने में क्या होता है भैया? मेहनत लगती है, पैसा लगता है, कॉस्ट लगती है, और प्रोस्पेक्टस पुराना हो जाएगा। भैया हमने इतना खर्च करके इतने मोटे मोटे प्रोस्पेक्टस बना दिए, अब उसको हम बदल रहे। तो जो बेसिक चीजें जो चेंज नहीं होती उसे एज इट इज रखो। शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होते हैं जिसे हम क्या करते हैं? मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं, हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। बट ये वैलिड कब तक के लिए? 1 साल के लिए। हमें लगता है कि भैया हम बार बार इश्यू लेकर आएंगे, हम 1 साल में बार बार इश्यू लेके आएंगे, तो हम बार बार प्रोस्पेक्टस छापने वाले नहीं है। एक बार में हमने छाप के रख दिया, और कहां रख दिया? शेल्फ में। इफ एनी चेंज, लेकिन हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मैंने जनवरी में छाप के रखे, तो वैलिडिटी कब तक है? दिसंबर तक है। यहां तक चीज क्लियर है? मुझे साल में 4 बार लाना है इश्यू, तो मैंने एक बार में बल्क में छाप के रख दिए। अब मुझे अगर कोई भी चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं कि भैया सीएसईटी का एग्जाम आ गया, खत्म हो गए, नया बैच आ गया, अब मुझे बताना है एडमिशन ओपन, तो अब मैं क्या करूंगी? अलग से एक पेपर अटैच करूंगी। प्रोस्पेक्टस तो मेन सेम वही रहेगा, अलग से एक पेपर अटैच करूंगी और लिख दूंगी एडमिशन ओपन फ्रॉम दिस डेट दिस टाइम, ये। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अलग से जो पेपर अटैच किया उसमें मैंने अभी करंट इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन जो मेरी पास इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में है, वही मैंने शेल्फ में रखा है। तो जो एक्स्ट्रा अटैचमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मेमोरेंडम एक टर्म होता है, एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? रिकॉर्ड करके रखना। तो वो सिंपल जो प्लेन पेपर है जिसमें मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है उसे क्या नाम दिया गया है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है जो शेल्फ में रखा रहता है, जिसे हम मल्टीपल टाइम यूज करने वाले हैं। एक बार प्रिंट करा के रख लिया बल्क में, लेकिन उसमें हम ऐसी चीजें लिखेंगे जो चेंज नहीं होती, और जो चेंज होती रहती है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके लिए हम एक अलग से प्लेन पेपर लगाएंगे, उसमें सारी बातें लिखी होंगी। वो अलग से जो एक्स्ट्रा पेपर है उसका नाम क्या है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। लेकिन जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो 1 साल से ज्यादा उसकी वैलिडिटी नहीं होती, मतलब अगर नेक्स्ट ईयर तो आपको दोबारा से आपके प्रोस्पेक्टस छापने पड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते पुराना डेटा जाए, अमेंडेड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। क्लियर है? 1 साल तक का हम चला लेंगे। एग्जाम्पल,
मेन एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस है, पहला फर्स्ट टाइम जो इशू लाए, फर्स्ट टाइम जो इशू लेके आए, तो मेन तो प्रोस्पेक्टस में सारी बातें कवर होंगी। सेकेंड टाइम दोबारा से इशू लेकर आए, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितने भी एक साल में जब आप इशू लेके आ रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना होगा, तब जब कोई चेंज हो। अगर कोई चेंजेस है ही नहीं तो भैया एक साल में एक ही प्रोस्पेक्टस से आप काम चला सकते हो। बस आपने उसे क्या किया है, मल्टीपल टाइम यूज किया है। क्या सेल्फ प्रोस्पेक्टस समझ में आया? ये कॉस्ट कटिंग के लिए बनाया गया। एवरेज प्रोस्पेक्टस समझ में आया? शेल्फ समझ में आया? क्या लिखा है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस समझना, रेड तो समझते हैं ना भाई, क्या होता है, कलर होता है, कलर ही होता है ना। हेरिंग क्या होता है, सुनना, समझना मेरी बात। अक्सर ना एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी है, मार्केट में कुछ चल रहा है, समझना, मार्केट में कुछ भी चल रहा है, हमें गुमराह करना है उसे। अक्सर जो मोदी जी करते, गुमराह करते कैसे, अगर बीजेपी की पार्टी में अगर कुछ भी ऐसा कुछ मैटर है जो हम बोलने वाले, मोदी जी अचानक से कुछ और करते हैं, सबका दिमाग क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है और हर कोई वो देखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मस्त वो एक मोटी सी बॉल में योगा करने लग जाते हैं, एक फोटो क्लिप शेयर कर देते हैं, मतलब कुछ चल रहा है सीरियस मैटर और वो एक दूसरे मैटर को सामने खड़ा कर देते हैं ताकि वो अपनी बातों को छुपा सके, अपने गलत कामों को दबा सके। रेड हेरिंग मतलब क्या होता है कि आप जानबूझ के कोई ऐसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, a believable distract designed to mislead, often used in the mysteries novel। पढ़ते हो नॉवेल्स वगैरह, दिखाया जाता है कि भैया आप कभी ऐसे मूवीज भी देखते हो कि भाई इसी ने खून किया, इसी ने खून किया, यही मर्डर है, लेकिन पता चलता है कोई और, तो हाईलाइट कोई और हो रहा है लेकिन उसके पीछे कोई और होता है। तो जो वो हाईलाइटर है उसे हम क्या बोलते हैं, हाईलाइटर को क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग। जानबूझकर कुछ रूमर्स, कुछ अफवाहें ऐसे फैलाई जाती हैं सही इंसान को लेकर, जबकि उसके पीछे कोई और गलत होता है। तो रेड हेरिंग मतलब क्या, जानबूझकर हाईलाइट करना। क्या रेड हेरिंग वर्ड का मतलब समझ में आया? रेड हेरिंग वर्ड आया यहां से था, आप समझते रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सिंपल भाषा में बोलूं तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया रेड हेरिंग क्या है, रेड हेरिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। रेड हेरिंग मतलब क्या, जानबूझकर हाईलाइट करना चीजों को, अपने अंदर की चीजों को छुपाने के लिए। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, समझना, कंपनी क्या कर रही है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करे। सिंपल भाषा में मैंने आपको बोल दिया ये इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है। हम अपनी कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं और हम कंफ्यूज है कि कंपनी का प्राइस क्या डिसाइड करें, कंपनी के हम शेयर की प्राइस क्या डिसाइड करें। हम सोच रहे कंपनी की एक शेयर की वैल्यू कितने रखे, 100, लेकिन हो सकता है कि हमें 100 की जगह भैया 150 मिल जाए, हो सकता है कि हम अपने आप को ज्यादा आंक रहे हो और हमें कम मिले, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम कंफ्यूज हैं, हम प्राइस को डिस्कवर कर रहे हैं, हम प्राइस का पता लगा रहे हैं। तो एक तरीके से क्या, हम अपनी कमजोरी को छुपा रहे हैं ना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक तरीके का इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें प्राइस नहीं लिखी होती है, जिसमें क्वांटिटी नहीं लिखी रहती है कि भैया हम क्या प्राइस में कितने शेयर्स इश्यू करने वाले हैं। इस टाइप के प्रोस्पेक्टस को हम क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। याद रहेगा, मीनिंग डिटेल में जाएंगे अभी, ठीक है। क्या कंपनी ऐसे भी शेयर इश्यू करती है? हाँ बेटा करती है। कब करती है? जब वो अपने प्राइस को लेकर कंफ्यूज रहती है कि भैया मैं क्या प्राइस लूं, 100 रखूं, 90 रखूं, 120 रखूं, व्हाटएवर। तो कंफ्यूजन होगा तो वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शॉर्ट। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ में रखते हैं ताकि मल्टीपल टाइम यूज कर सके लेकिन एक साल के अंदर। तीसरा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, जिसमें ना प्राइस लिखी रहती है ना क्वांटिटी लिखी रहती है, क्योंकि प्राइस से तो क्वांटिटी, नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं। एक क्या लिखा है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। समझना, कंपनी कह रही है भाई प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए बहुत सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, कंपनीज एक्ट की बातें माननी पड़ती है, अगर कंपनी लिस्टेड हो तो भैया सेबी की बात माननी पड़ती है। इतनी सारी बातें हमें नहीं फॉलो करना। कंपनी अपना काम एक मीडिएटर से करवाती है, कंपनी अपना काम एक मीडिएटर से, जिसे हम इंटरमीडिएटर बोल सकते हैं, इंटरमीडियरी बोल सकते हैं। ये हमारी जनता जिसको हम कर रहे हैं। अब प्रोस्पेक्टस किसने इशू किया, इंटरमीडियरी ने, मीडिएटर ने किया। ये एक तरीके का एजेंट हो गया और ये एक तरीका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। कायदे से तो ये प्रोस्पेक्टस किसको इशू करना था, प्रिंसिपल को,
लेकिन उसने कहा मुझे बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने, इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं नहीं करता हूं, ये काम किसी और को दे देता हूं, एक मीडिएटर को दे दिया, भाई ये प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। तो जब एक मीडिएटर प्रोस्पेक्टस इशू करता है, ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मान लिया जाएगा कि ये प्रोस्पेक्टस किसने इशू किया है, कंपनी ने, प्रिंसिपल ने। अब कल को कुछ भी लफड़े होंगे, किसके सर पर आएंगे, प्रिंसिपल कंपनी पे, क्योंकि एजेंट के सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंसिपल। क्या बात समझ में आ रही है? इसने सोचा मैं बच जाऊंगा, प्रोस्पेक्टस कोई और इश्यू करेगा, कंप्लाइंसेस नहीं होगा, फाइन किसी और पे लगेगा, पेनल्टी किसी और पे लगेगा, लेकिन कैसा होगा, क्या नहीं, इसलिए इसका नाम क्या है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। कंपनी में हायर इश्यू हाउस, मतलब अपनी खुद का इश्यू हाउस कर लेती है, जैसे कि अंडरराइटर को पूरा काम देते भाई तू देख ले, ठीक है, टू कंप्लाई ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट एंड इश्यू इट्स सिक्योरिटी। क्लैरिटी है? प्रोस्पेक्टस समझ गए? आ जाओ वापस, प्रोस्पेक्टस की मीनिंग में आ रही। प्रोस्पेक्टस क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब करता है, या फिर कोई भी प्रोस्पेक्टस हमने इशू कर दिया कि इसे बोल के ये प्रोस्पेक्टस है, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टस। क्या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस समझ में आया? शेल्फ प्रोस्पेक्टस समझ में आया? कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर आप अपनी बातें कन्वे करवा रहे हो कि हमारी कंपनी के इतने इतने इशू आने वाले हैं, उन सबको भी हम क्या मानेंगे, प्रोस्पेक्टस। सबका पर्पस क्या है, ऑफर देके पब्लिक को इनवाइट करना, ताकि वो क्या करे, सिक्योरिटी को सब्सक्राइब कर सके। कितने टाइप होते हैं प्रोस्पेक्टस के, 4। पहला एब्रिज, दूसरा डीम, तीसरा, चौथा। सब क्या शॉर्ट में समझ में आ गया? अगर शॉर्ट में समझ में आ गया, बता रही मैं, सब क्या शॉर्ट में समझ में आ गया? अगर शॉर्ट में समझ में आ गया तो अंदर की हम जब डिटेलिंग में जाएंगे तो बस आपको वो शॉर्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है जो भी अभी हमने पढ़ा। क्लैरिटी है बच्चा? पक्का? चलो ब्रेक ले लो बच्चा।